स्टार्ट। ओके। तो हम लोग मिलते हैं अपने 2019 का जो पेपर सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपने देखा था, ठीक है बच्चों। देखा था आपने 2019 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 2019 यूपीपी। और उसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं आज। 2019 में जो यूपीपी का पेपर हुआ था उसके सेकंड पार्ट के जीएस के क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड पार्ट जीएस जो है उसके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास जो पिछले अभी क्वेश्चन थे, अभी हमने 19 नंबर पर छोड़ा था, अब हम वापस इसको 20 नंबर से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चों, और आप बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और कौन सा? हरा होता है, या फिर बच्चों लिखा है कि नीला होता है, या पीला, या फिर नारंगी। तो आप आंसर बता सकते हो कि एक रंग नीला होता है और एक रंग कैसा होता है? हरा होता है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखना है। एक रंग कैसा है? नीला है, और एक रंग कैसो बच्चों होता है आपका यहाँ पर ऊपर लाल, ठीक है। हरा नहीं, सॉरी, लाल। लाल और नीला, दो रंग उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में होते हैं, ठीक है। इसको आप सर्च करके देखेंगे, ध्वज के बारे में और जानकारी आप प्राप्त करिएगा। इसके बाद लिखा है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा की है? छाप तिलक सब छीनी ज्यादातर एक कव्वाली के फॉर्म में कई गायकों ने इसको गाया है। इस कविता के बारे में फिर कभी बात करेंगे, इसका गूढ़ मतलब क्या है। फिलहाल अभी इसकी भाषा बतानी है, तो ये ब्रिज भाषा में है बच्चों। किस भाषा में है? ब्रिज भाषा में अमीर खुसरो की रचना है ये छाप तिलक सब छीनी। अमीर खुसरो की बात करते हैं तो मध्यकाल इतिहास, ठीक है। हम मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल इतिहास में जो ये है, अमीर खुसरो एक कवि है। मध्यकाल इतिहास जब पढ़ते हैं भारत का, अमीर खुसरो कहा जाता है मध्यकाल इतिहास में, यानी कि दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के इसमें शासन काल में इसने जो है देखा है। 8 सुल्तानों का समय इसने जो है यहाँ पर देखा है, 8 सुल्तानों के शासन काल का समय। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर इसका उत्कर्ष होता है, गयासुद्दीन तुगलक से लेकर के ये अलाउद्दीन खिलजी तक के सुल्तानों का समय देखता है। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक के बेटों को हिंदी की शिक्षा देने के लिए इसने एक हिंदी शब्दकोश, ठीक है, एक हिंदी शब्दकोश की रचना भी की थी, ठीक है। एक हिंदी शब्दकोश की रचना इसने की थी, अमीर खुसरो ने, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी की शिक्षा देने के लिए, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो जो है, और अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है खड़ी बोली का जनक इसे कहा जाता है। हिंदी की जो बोलियां हैं, हिंदी की 18 बोलियां जो विकसित हुई थी, जैसे ये ब्रज भाषा है, ये सब खड़ी बोली है, अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, ठीक है। ये सारी जो भाषाएं हैं सब हिंदी की बोलियां हैं। और हिंदी की बोलियों में से एक जो खड़ी बोली है, और जो खड़ी बोली का केंद्र माना जाता है, वो आपका दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र है। और खड़ी बोली का जनक जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य कहा जाता है वो बच्चों प्रिय प्रवास है, जिसकी रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की है। ये सारी बातें हम हिंदी में भी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अमीर खुसरो सितार है, तबला है, इन सब का इसको आविष्कारक भी कहा जाता है। लेकिन जो है हमारे इतिहास में आप जानते हो भ्रांतियां बहुत हैं, भ्रम बहुत हैं। अमीर खुसरो सितार और तबला का आविष्कारक बता दें मध्यकाल। अमीर खुसरो का मतलब है ये जो है आप देखोगे, यानी कि 12वीं 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी, अलाउद्दीन खिलजी का समय जो 13 है, यानी 12वीं शताब्दी, 11वीं 12वीं शताब्दी की बात कर रहा है। क्या 11वीं 12वीं शताब्दी से पहले हमारे सितार वगैरह नहीं थे? सितार की देवी सरस्वती कही जाती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारे कवि ऐसे हुए, महाकाव्यकार हुए हैं, जिन्होंने अपने हाथ में वीणा वगैरह लेते उनके चित्र मिले हैं। उनके जो है कई सारे स्मारकों में उनके जो है वो पत्थर पर आकृतियां मिली हैं, कलाकृतियां मिली हैं, वीणा और सितार हाथ में लिए हुए। तो फिर ये कैसे कह दिया गया कि 12वीं शताब्दी में खुसरो ने इस स्थापना की है? तो ये ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी खड़ी बोली का जनक तो आप इसको कहेंगे ही, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन संख्या बच्चों 22 है। ये दूसरी कड़ी है और उसमें क्वेश्चन 22 चल रहा है कि वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। किस जो है वो रत्न, यानी किस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था स्वामी रामभद्राचार्य को? तो स्वामी रामभद्राचार्य को 2015 में पद्म भूषण दिया गया था। रामभद्राचार्य तुलसी पीठ के जो है, यानी का तुलसी पीठ के जो है वो पीठाधीश्वर है रामभद्राचार्य। जो है वो उनके चक्षु जो हैं वो नहीं है, बचपन से ही नहीं है, और बहुत ही, यानी कि वो योग्य माने जाते हैं, बहुत ही योग्य राम कथावाचक भी रामभद्राचार्य। अक्सर इनको आप लोग टीवी पर या न्यूज में देखा करते होंगे। तो इनको 2015 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। अभी 2019 का पेपर है, तो उस समय 1 2 साल 3 साल पहले के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर उठाए गए हैं।
इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं बच्चों, तो लिखा है कि जीएसटी में कौन सा कर, यानी कौन सा राज्य कर जो है जीएसटी में शामिल है। तो कौन सा राज्य कर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, चुंगी है, संपत्ति कर है, आयकर है, स्टाम्प शुल्क है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है ए, यानी इसको क्या बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है, चुंगी, यानी जो एक्साइज होता है उसको बोलते हैं चुंगी, और वो जो है जीएसटी में शामिल है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। जीएसटी जो है, इसके लिए अगर बात कर लें जीएसटी कब लागू हुआ, तो आप सभी जानते हैं 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी। इसीलिए जीएसटी जो दिवस है वो 1 जुलाई को ही बच्चों मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं जीएसटी के जो संशोधन हुआ था वो कौन सा है, 101वां संविधान संशोधन जो है वो 2017 में हुआ, और उसी के तहत क्या है, जीएसटी को शामिल किया गया था। ये सारी चीज आप जानते हैं। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देखो आपको मिलेगा, जो कि लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ऑप्शन ए 17 जनवरी, बी 7 अप्रैल, सी 1 अगस्त और डी 21 सितंबर। तो आप सभी जानते हैं कि इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बी है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को, इसका इतिहास आप देख लीजिएगा, 7 अप्रैल 1948 को जो है वो WHO की स्थापना हुई थी। आप सभी जानते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो सभी जानते हैं कहाँ पर है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और जो स्वास्थ्य दिवस मनाने की बात है, दिवस जो है वो 1950 से मनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि 1948 में WHO 7 अप्रैल को स्थापित हुआ, और 1950 से जो है हर साल स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मना रहे हैं। बात आ जाती है यहाँ पर थीम वगैरह की, तो जो स्वास्थ्य दिवस है 2022 का, स्वास्थ्य दिवस 2022 में, तो 2022 में उसकी जो थीम है वो क्या है, तो थीम थी इसकी जो है 2022 में हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य दिवस जो 2022 में मनाया गया, उसकी जो थीम है बच्चों वो क्या थी, हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। 7 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर बसो जिनेवा में है। स्वास्थ्य दिवस हर साल 1950 से मनाया जा रहा है। हर साल कोई ना कोई इसकी थीम रखी जाती है। तो 2022 में जो इसकी थीम रखी गई थी बच्चों, वो थी हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य। आशा करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, 25 पर चलते हैं बच्चों। ठीक है, ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ठीक है, नियॉन लैंप, नियॉन लैंप के आविष्कारक कौन है, जॉर्ज क्लाउड, सैमुअल कोल्ट, या मार्टिन कपूर, या विलियम क्विलन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बच्चों सही है। जॉर्ज क्लाउड ने जो है नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। नियॉन लैंप का काम बच्चों क्या होता है, नियॉन लैंप का जो मुख्य काम है, हवाई जहाज को सिग्नल देने के काम में आता है। हवाई जहाज को सिग्नल देने के काम में आता है नियॉन लैंप, ये ध्यान रखेंगे। हवाई जहाज को क्या देने में, सिग्नल, हवाई जहाज को सिग्नल देने में नियॉन लैंप का प्रयोग होता है। एक लैंप होगी, उसके अंदर कांच नुमा एक जो है वो चीज रखी रहती है और वो जलती है हवाई जहाज को सिग्नल देने के लिए। इसके आविष्कारक हैं जॉर्ज क्लाउड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी छवि जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, यानी एक ऐसी छवि, एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसी फोटो जो ऑनलाइन फोरम, यानी कि कोई फोरम हो, कोई बैठक हो, या फिर लिखा है कि जो है एक सामाजिक नेटवर्क में, सोशल नेटवर्क में ऑनलाइन बैठे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती है, तो उस चीज को कहते हैं सेल्फी। तो सेल्फी क्या करती है, फोरम में या फिर सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, क्या, सेल्फी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 2019 का पेपर है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस बात को। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये 2019 का हम लोग क्या पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन कहाँ के हैं, पेपर के हैं बच्चों। कहाँ के हैं बच्चों, पेपर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन आ गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है किसके निकटतम है, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, या फिर नेपाल। यानी जो आपका इंदिरा पॉइंट है ये क्या है, अगर आप बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, तो ये भारत में इंदिरा पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट क्या है, तो इसका अगर आप जिक्र करें तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, यानी कि भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु,
भारत के क्षेत्र का भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, साउथेस्ट पॉइंट जो है, सबसे दक्षिणी बिंदु। और वैसे तो जो दक्षिणी बिंदु माना जाता है, जो दक्षिणी छोर मानते हैं भारत का, जो मुख्य भूमि का, जो ऐसे आप देखते हो, ऐसे जो आप देखते हो, तो जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वो आप कैप कोमोरिन के नाम से जानते हो तमिलनाडु में, कैप कोमोरिन कोमोरिन के नाम से जानते हो। लेकिन जो आप यहाँ पर अंड निकोबार देखते हैं, यानी जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, वो कौन सा है बच्चों? वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? एक अंडमान में डिस्ट्रिक्ट है निकोबार। इंदिरा पॉइंट क्या है? अंडमान में डिस्ट्रिक्ट है कौन सा? निकोबार। क्या है? अंडमान में देखो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, निकोबार एक जिला है, और उस निकोबार जिले का ही, उस निकोबार जिले में एक गांव है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, निकोबार जिले का एक गांव है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है। लेकिन अगर आज पूछा जाता है कि मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप ये देखते हो, ये मुख्य भूमि है, और ये जो इसका द्वीप है, ये दक्षिणी भूमि जो अंडमान निकोबार यहाँ पर आप देखते हैं। तो ये सबसे निकट किसके है? आंसर पूछते हैं तो सबसे निकट बच्चों ये इंडोनेशिया के हैं। सबसे निकट किसके हो जाएगा? तो इंडोनेशिया के हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 28 आ चुका है, और कह रहा है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील? तो ब्यूनस आयर्स जो है वो राजधानी बच्चों किस देश की है? अर्जेंटीना की है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसकी राजधानी है? जो ब्यूनस आयर्स है वो अर्जेंटीना की राजधानी है। और जो बाकी कंट्री लिखे हैं, बोलीविया, वेनेजुएला, ब्राजील, तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो ये सारे ही क्या हैं? ये आपके क्या है? साउथ अमेरिकन कंट्री हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री हैं। और अगर यहाँ पर बोलीविया की राजधानी देखोगे, अगर बोलीविया की राजधानी देखोगे तो ला पेज या फिर ला पाज या फिर सुक्रे। तो एक संवैधानिक राजधानी है, और एक कहते हैं जो प्रशासनिक या प्रशासनिक राजधानी है, या फिर एक मुख्यालय के हिसाब से है। तो ये दो राजधानियां, लापेज और क्या? सुक्रे। और अगर वेनेजुएला की राजधानी के बारे में बात करते हैं, तो आप सभी नाम देखते हो, काराकस। क्या है? काराकस, ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी के बारे में देखें, काराकस। और अगर अर्जेंटीना की तो ऊपर लिखी है ब्यूनस आयर्स, और ब्राजील की बात करें बच्चों तो ब्राजीलिया। और ये जो चारों कंट्री लिखे हैं, चाहे वो अर्जेंटीना हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे बोलीविया हो, ये सभी कंट्री किस कौन से महाद्वीप के हैं? तो सभी कंट्री क्या हैं? साउथ अमेरिका। सभी कहाँ के हैं? साउथ अमेरिका। इस चीज को ध्यान रखेंगे। दक्षिणी अमेरिका के सभी देश और उनकी राजधानी मैंने आपको बताई। आगे क्वेश्चन ले चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर सामने दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। और लिखा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? जिम कार्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा या फिर बांदीपुर? तो आप सभी जानते हो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों काजीरंगा, जो कि असम में स्थित है। कहां पर स्थित है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और ये एक सींग वाले, ठीक है, सबसे अधिक एक सींग, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कौन सा उद्यान? असम का काजीरंगा उद्यान। असम में और कई सारे उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे मानस राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि एक आपका डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है। नामेरी है, रायमोना है, ठीक है। एक कौन सा है? नामेरी है। और एक आप जानते हैं रायमोरा नेशनल पार्क, ये भी यहीं पर है, ठीक है। और अगर आप देखते हैं एक राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, यानी एक क्या है? औरंग नेशनल पार्क। राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क भी कहां पर स्थित है? तो आसाम में स्थित है। जिम कार्बेट की बात करेगा बच्चों तो ये यूके, उत्तराखंड। और रणथंभौर की बात करेगा तो बच्चों ये राजस्थान। और काजीरंगा असम ही है। और बांदीपुर की बात करेगा तो कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? कर्नाटक। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बच्चों राजस्थान। जिम कार्बेट कहां पर है? यूके में है, यानी उत्तराखंड में है, ठीक है। और काजीरंगा कहां पर? आसाम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। आसाम के और कौन कौन से मानस पार्क हैं वो बोर्ड पर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आई होगी बात, साथ में पढ़ भी लिए हैं, लिख भी लिए हैं। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों आता है 30, यानी क्वेश्चन नंबर बच्चों आएगा 30। यहाँ पर क्या होगा तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है?
इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर सिक्किम। आप सभी जानते हो मणिपुर की राजधानी ही क्या है? इम्फाल है। आप सभी जानते हो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर राज्य की स्थापना बच्चों 21 जनवरी 1972 को हुई थी। 21 जनवरी 1972 को। अगर हम बात करें कौन सा स्टेट, जो इसके नीचे लिखा हुआ है त्रिपुरा, तो आपको पता होना चाहिए त्रिपुरा स्टेट की भी जो स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और त्रिपुरा की जो कैपिटल है बच्चों, वो सभी जानते हैं अगरतला है। ठीक है। और इसके बाद जो एक स्टेट आपको नागालैंड दिख रहा है, इसकी राजधानी आप सभी जानते हैं, नागालैंड की राजधानी कोहिमा होगी। और नागालैंड की स्थापना आप सभी जानते हैं 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963 को जो है वो नागालैंड स्थापित हुआ। बात करते हैं अगर सिक्किम की, तो सिक्किम जो है अप्रैल, एक सेकेंड, सिक्किम का जो संस्थापना दिवस मनाते हैं वो 16 मई मनाते हैं, 16 मई 1975। लेकिन सिक्किम जो है स्थापित करने का जो जनमत हुआ था वो 10 अप्रैल 1975 को हो गया था। सिक्किम के लेकिन स्थापना दिवस 16 मई 1975 को मनाते हैं। और सिक्किम की राजधानी आप सभी जानते हैं गंगटोक है। तो इन सभी जो भी स्टेट आते हैं, देखिएगा ये सारी बातें अगर हम लिखवाएंगे यहाँ पर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हर स्टेट के सीएम और गवर्नर सबके नाम बताएंगे, समय समय पर ये चीजें आप इसमें आती रहेंगी, लेकिन आप सबका भी आपका सबका कर्तव्य है, आप सबको एक चीज जरूर कर लेनी है कि सभी स्टेट्स के जो सीएम है, राज्यपाल है, उनका स्थापना दिवस कब कौन सा राज्य स्थापित हुआ, किस राज्य से अलग हुआ, ठीक है, वर्तमान उसकी स्थिति क्या है, वहां का जो है स्टैटिक पॉइंट कुछ ध्यान रखना है, वहां के त्योहार है, वहां के फोक डांसेस है, फेस्टिवल है, ठीक है, वहां का जो कल्चर जो यानी कल्चरल टॉपिक्स हैं वहां के, वो सारी चीजें आपको स्टेट वाइज ध्यान रखनी होती हैं। खासकर उत्तर प्रदेश का तो याद ही रखोगे आप अगर पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा कंटेंट यहाँ पर हम लोग अवेलेबल करेंगे। ठीक है, अभी आप देख रहे हो 2019 का सॉल्व पेपर चल रहा है। पार्ट 2 हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 इसके पहले वाले जो है उसमें हम लोग देख चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। अभी इसके बाद हम लोग कई सारे प्रैक्टिस सेट लगातार जो है कई सारे प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर हम लोग इसी प्रकार से हल करते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस तक जो है आप हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट किया और पुलिस की वैकेंसी आने से लेकर अभी से लेकर वैकेंसी आने तक, फिर वैकेंसी आने से लेकर पेपर तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको जो है हजारों क्वेश्चंस का आपको जो है वो एक सीरीज पूरी तैयार हो जाएगी। आपकी नोट्स जो आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ जो है पढ़ चुके होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हो आप। चलिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो आंसर यहां पर करना है गांधीनगर, रांची, अगरतला या फिर भुवनेश्वर। तो आंसर तो इसका बच्चों हो जाएगा भुवनेश्वर। आंसर इसका क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। कर्क रेखा से सबसे दूर जो है वो भुवनेश्वर स्थित है। भुवनेश्वर और कर्क रेखा के बीच की जो दूरी है, भुवनेश्वर और कर्क रेखा के बीच की जो दूरी है, ये जो भुवनेश्वर और कर्क रेखा के बीच की दूरी है बच्चों, वो लगभग 352 किलोमीटर यानी कि 219 मील है। लगभग कितना? 352 किलोमीटर या फिर कहते हैं 219 मील। तो सबसे दूर कर्क रेखा से सबसे दूर जो शहर है वो कौन सा है? आपका भुवनेश्वर है। अगर देखा जाए, अगर कहा जाए कर्क रेखा से सबसे पास शहर कौन सा है, एक एक बात बच्चों नोट करना। कर्क रेखा से सबसे पास, कर्क रेखा से सबसे पास जो शहर है बच्चों, वो जानते हैं कौन सा है? वो बच्चों है अगरतला। यानी जो त्रिपुरा की राजधानी है, जो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, वो कर्क रेखा से सबसे निकट शहर है। तो ये दो क्वेश्चन ध्यान रखना। कर्क रेखा के सबसे निकट शहर कौन सा है? तो अगरतला। और कर्क रेखा से सबसे दूर शहर कौन सा स्थित है बच्चों? तो वो भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं अक्षांश रेखाएं, देशांतर जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो होती हैं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं ये ऐसे चलती हैं और देशांतर रेखाएं ये ऐसे चलती हैं। तो आपकी जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखाएं लगभग कही जाती हैं जो है, अक्षांश रेखाएं जो लगभग कितनी कही जाती हैं? 181 हैं। ठीक है, लगभग अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं लगभग कितनी है बच्चों? 181 हैं। और कहा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो अंतर होता है वो लगभग 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो लगभग कितना है? 111 किलोमीटर होता है। कुल जो रेखाएं अक्षांश हैं वो 181 हैं।
इन्हीं अक्षांश रेखाओं पर 5 प्रमुख रेखाएं होती हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और एक आपकी होती है आर्कटिक और एक होती है अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो यहाँ पर कर्क रेखा की बात कर रहा है। अगर कर्क रेखा बात करते हो तो आप सभी जानते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, कहाँ पर, यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो है ये स्थित है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, कहाँ पर, अगर कर्क रेखा की बात करते हैं, देख लीजिएगा, कर्क रेखा जो है कहाँ पर, तो कहते हो कि 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कर्क रेखा हमने बताया 5 रेखाएं हैं, उनमें से कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इन 8 राज्यों के बच्चों अगर बात करोगे, 8 राज्यों में से अगर बात करोगे तो ये 35 जिलों से, 8 राज्यों में, 8 राज्यों के जो है वो 35 जिलों से रेखा ये आपकी गुजरती है कर्क रेखा। 8 जिलों में, कहाँ, 8 जिलों के 35 राज्यों में ये कर्क रेखा गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा की लंबाई है बच्चों, वो 2678 किलोमीटर कही जाती है। भारत में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो कितनी है, 2678 किलोमीटर है। और कहा जाता है कर्क रेखा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है, जो मध्य प्रदेश में है। और कर्क रेखा का सबसे कम जो विस्तार में मिलेगा वो आपको मिलेगा कहाँ पर, राजस्थान में मिलेगा। कर्क रेखा पर स्थित जो 2 राजधानी है वो भोपाल है और रांची है। और कर्क रेखा के बीच में जो है, अगर आप देखोगे, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में ये है, बांग्लादेश के बीच से भी होके जाती है। फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि कर्क रेखा को, यानी कर्क रेखा, कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका आंसर मिलता है माही नदी है। माही नदी जो है वो आपको, यानी कि जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर बात करेंगे यहाँ पर जो कर्क रेखा है वो उज्जैन, मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, जो महाकालेश्वर के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर से भी कर्क रेखा निकलती है। और इसीलिए उज्जैन में क्या है, जयपुर के महाराजा जो है जय सिंह द्वितीय, जयपुर के महाराजा जो हैं वो जय सिंह द्वितीय के द्वारा उज्जैन में ही एक वेधशाला स्थापित करवाई गई थी, जो कि क्या कर दी, एक खगोल शास्त्र का अध्ययन करने में, खगोल शास्त्र का अध्ययन करने में सहायक है। इसी प्रकार से जयपुर में भी एक वेधशाला बनी है जंतर मंतर के नाम से, उज्जैन में भी उसको जंतर मंतर कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और आप देखो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, गुजरात के कक्ष से शुरू होती है और मिजोरम के शेरशिप तक जाती है कर्क रेखा। इसके बारे में इस चीज को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो एक बार हम आपको सारी चीजें बता देते हैं कर्क रेखा के बारे में, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट बस, ठीक है, पानी जरा पी लेते हैं फिर बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, एक बार सारी चीजें हम आपको रिमाइंड करा देते हैं, रिवाइज करा देते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, लिखा है कि भारत में लिखित कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। ठीक है, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। तो कर्क रेखा सबसे दूर जो शहर है वो आपका आंसर था, हमने आंसर बताया भुवनेश्वर। कर्क रेखा से सबसे दूर जो शहर स्थित है वो भुवनेश्वर है। कर्क रेखा और भुवनेश्वर के बीच की जो दूरी है वो 352 किलोमीटर है, लगभग 200 मील है। फिर अपोजिट क्वेश्चन बनता है कर्क रेखा से सबसे पास शहर कौन सा है, तो अगरतला है, जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है। कर्क रेखा क्या है, तो हमने बताया कि जो है जो आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं आप देखते हैं, अक्षांश रेखाएं ऐसे होंगी, देशांतर ऐसे, आपने पढ़ा है। और कहा जाता है कुल अक्षांश रेखाएं लगभग 181, हमने बताया आपको। और ये क्या था, ये हमने लिखा था कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है, अंतर, वो लगभग 111 किलोमीटर होता है। कर्क रेखा हमने बताया था, ये क्या लिखा था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और कर्क रेखा कहा जाता है कि भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों में से 35 जिले से होकर वो कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा अगर बात करो पश्चिम से, पश्चिम में गुजरात के कक्ष से शुरू होती है और इधर जाकर आपका मिजोरम में जो है यहाँ पर शेरशिप तक जाकर क्या होती है, खत्म होती है कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा का विस्तार 2678 किलोमीटर है। सबसे अधिक कर्क रेखा भारत में मध्य प्रदेश में है और सबसे कम अगर देखोगे तो कहाँ पर, राजस्थान में है। फिर एक क्वेश्चन ने बताया था कर्क रेखा पर स्थित 2 राजधानी भारत में कौन कौन सी हैं, तो एक कौन सी है, एक है आपकी जो है भोपाल और एक है रांची, मध्य प्रदेश
कुछ कर्क रेखा के संबंधित क्वेश्चन थे यहाँ पर हमने देखे। आगे क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव। 30 नंबर क्वेश्चन आ गया है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक, बच्चों नागालैंड में ये हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। हार्नबिल जो महोत्सव नाम रखा गया है, ये एक जो है पक्षी के नाम पर है। हार्नबिल महोत्सव क्या है, एक पक्षी के नाम पर इसका जो है नाम रखा गया है। हार्नबिल एक यानी कि जनजाति है। ठीक है, हार्नबिल जो है सॉरी हार्नबिल पक्षी है नागालैंड में, और ये एक प्रसिद्ध पक्षी है, सम्मानित पक्षी है। और इसका जो है इसका उल्लेख ज्यादातर जो है लोक गाथाओं में, ज्यादातर लोक कथाओं में, गाथाओं में अधिकांश इस पक्षी का नाम मिलता है हार्नबिल। हार्नबिल महोत्सव जो है, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। कोहिमा जिले में नागा गांव है। ठीक है, कोहिमा जिले में क्या है, नागा गांव की विरासत, यानी कि जो नागा विरासत गांव है, उस गांव का नाम है किसामा। ठीक है, एक नागालैंड में गांव है किसामा। ठीक है, ये देखना नागालैंड का एक गांव है, और इस गांव में नागा जनजाति की विरासत है, यानी कि नागा जनजाति का जो विरासत गांव माना जाता है वो कौन सा है, किसामा है। और वहां पर जो है सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रदर्शित किया जाता है नागा जनजाति की, इसीलिए इसको मनाते हैं हार्नबिल महोत्सव। और हमने बताया हार्नबिल इसका नाम पड़ा है किसके नाम पर, एक पक्षी है, पूरे विश्व में फेमस है। हार्नबिल क्या है, एक पक्षी है, इसके नाम पर इसको यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, नागालैंड के बारे में हमने आपको बताया था, 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई है। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखोगे। ठीक है, और बाकी बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इनके बारे में आपको हमने बताया, राजधानी, गवर्नर, ठीक है, इनके एग्रीकल्चरल जो टॉपिक्स हैं वो सारे आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आगे आता है 33 नंबर, लिखा है कि लिखा हुआ है कि क्वेश्चन यहाँ पर अधूरा लिखा हुआ, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध, यानी कि जो आजाद हिंद फौज है, जब उसका उसका निर्माण हुआ, जब उसका गठन हुआ, तो भारतीय क्षेत्र में, यानी किस भारतीय क्षेत्र में वो काम कर रही थी और किसके खिलाफ, तो अंग्रेजी सेना के खिलाफ। भारतीय सेना किस क्षेत्र में काम कर रही, तो आंसर है इम्फाल और कोहिमा। तो आजाद हिंद फौज जो है इम्फाल और कोहिमा के क्षेत्र में ये क्या कर रही थी, काम कर रही थी, इम्फाल और कोहिमा के क्षेत्र में। आजाद हिंद फौज जो है आईएनए, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से इसको जानते हैं। और कहा जाता है इसकी जो नींव है स्टार्टिंग में 1942 में रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, आप जानते हैं किसके द्वारा, मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, यानी इन सभी के द्वारा, यानी मुख्यतः आप बात करोगे कैप्टन मोहन सिंह, और एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति इसका नाम है, एक व्यक्ति इसका नाम रहेगा निरंजन गिल। इन लोगों के द्वारा आईएनए का गठन हुआ था। इंपीरियल जापानी सेना के संरक्षण में, इंपीरियल जापानी सेना के संरक्षण में भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा, भारतीय राष्ट्रवादी में है कौन, तो हमने बताया कैप्टन मोहन सिंह है, एक व्यक्ति का नाम निरंजन गिल है, रासबिहारी बोस है, उन सभी के द्वारा आजाद हिंद फौज की नींव 1942 में रखी जाती है। लेकिन जो है बिहार, यानी कि बाद में आईएनए का नेतृत्व, यानी आईएनए को दोबारा से यानी कि उसको क्या बोलते, पुनर्स्थापित करने का काम सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 में जो है आजाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला। और कहां से, तो हम सभी जानते हैं सिंगापुर से। और इसकी जो ये गठन हुआ था 42 में इसकी नींव जो है जापान की जो इंपीरियल जापानी सेना है उसके संरक्षण में स्थापना हुई थी। लेकिन 1943 में सिंगापुर से इसका आगाज होता है, और सुभाष चंद्र बोस के हाथ में इसकी क्या थी, इस समय कमान थी, इसीलिए। और सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर पहली अनंतिम सरकार भी बनाई थी, जिसका नाम था आजाद हिंद सरकार, यानी आजाद फौज ने जो सरकार बनाई है उसका नाम था आजाद हिंद सरकार। और आप सभी जानते हैं हर 21 अक्टूबर को आज भी आजाद हिंद सरकार की वर्षगांठ मनाई जाती है। आजाद हिंद सरकार की वर्षगांठ हर हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाई जाती है, यहां पर ध्यान रखेंगे 21 अक्टूबर। ठीक है, ये कुछ था आजाद हिंद फौज के बारे में, और भी कई सारी बातें यहां पर आप पढ़ोगे आगे चल के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 34 यानी 34, और 34 नंबर क्वेश्चन में बच्चों लिखा है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में
किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह, वृषभ, हाथी या फिर सांप? तो आंसर इसका होगा वृषभ यानी कि बैल। इसका आंसर क्या होगा? बैल। तो ये महाराष्ट्र में मनाए जाने वाला एक त्योहार है पोला त्योहार, और इसमें जो है किसकी पूजा की जाती है? तो बैल की पूजा की जाती है। पोला त्योहार बच्चों मनाया कब जाता है? तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, भाद्रपद यानी कब? भाद्रपद, जिसको आप भादव कहते हो, भाद्रपद की अमावस्या, भाद्रपद की अमावस्या को महाराष्ट्र में पोला त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, सावन के बाद जो आता है, श्रावण मास के बाद जो भाद्रपद आता है, तो भाद्रपद मास की अमावस्या को पोला त्योहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? बैल जो होते हैं, कहा जाता है कि बैलों की पूजा होती है, बैलों का क्या होता है? बैलों का बच्चों श्रृंगार होता है। ठीक है, बैलों का श्रृंगार होता है, उनको नहला-धुला के अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो किसान लोग हैं ना, वो किसान लोग बैलों को धन्यवाद करने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। किसान, क्योंकि क्या है कि आज भी कई जगहों पर जो जुताई और बुआई वगैरह होती है, वो बैलों के माध्यम से होती है। और तब तक, जब तक ये त्योहार मनाते हैं भाद्रपद की अमावस्या तक, तब तक काफ़ी कुछ जो है किसानों के द्वारा वहाँ पर बुआई हो चुकी होती है। तो किसान उनकी इतनी हेल्प करते हैं उनके काम में, उनकी खेती में, इसलिए इसलिए बैलों को उस दिन जो है रस्सी खोल दी जाती है, रस्सी खोल दी जाती है, और खोल कर उनको बढ़िया नहला-धुलाकर अच्छे से उनको पोंछ कर, वस्त्र पहनाकर, पूजा करके, श्रृंगार करके, उनको अच्छे-अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। हर घर में इस दिन अच्छे-अच्छे पकवान बनते हैं। तो ये महाराष्ट्र का पोला त्योहार है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यानी एक किसान, एक कृषि त्योहार है, किसानों से संबंधित त्योहार है, बैलों को धन्यवाद देने के लिए। ठीक है? अगला क्वेश्चन बच्चों आता है, क्वेश्चन नंबर 35, और ये क्वेश्चन आपका संविधान से आता है निकल कर, और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसे देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यसभा? यानी कि महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? सभी बच्चे जानते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। महान्यायवादी की बात बच्चों किस अनुच्छेद में की जाती है? तो बच्चों संविधान के अनुच्छेद 76 और संविधान के जो भाग 5 में है, संविधान का भाग 5 और संविधान का अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की बात करता है। महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? सभी बच्चे जानते हैं, महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है। भारत सरकार का सबसे बड़ा जो विधिक अधिकारी है, सबसे बड़ा विधिक अधिकारी जो है वो कौन है? तो आप सभी जानते हो, सबसे बड़ा विधिक अधिकारी भारत सरकार का कौन होता है? महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को बच्चों भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है, आप अच्छे से जानते हो। भारत सरकार का वकील भी किसे कहते हैं? महान्यायवादी को। क्यों? क्योंकि जो महान्यायवादी होता है, उसका काम ये होता है कि वो भारत सरकार के लिए, भारत सरकार की तरफ से देश के सभी न्यायालयों में उपस्थित होता है और भारत सरकार का पक्ष रखता है। तो हमारे पक्ष में जो न्यायालय में खड़ा होता है, वो हमारा वकील होता है। इसीलिए भारत सरकार के पक्ष में जो न्यायालय में खड़ा होता है, वो भारत सरकार का वकील यानी कि महान्यायवादी, अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करता है। इसका कोई फिक्स कार्यकाल महान्यायवादी का नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी अटॉर्नी जनरल टेक पोस्ट, यानी कि टेक पोस्ट ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसकी योग्यता संविधान में लिखी नहीं गई है, कहा गया है कि यह इस पद पर उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य हो। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की एबिलिटी रखता है, वो व्यक्ति भारत सरकार का महान्यायवादी भी बन सकता है। इसीलिए इसका जो वेतन है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसको वेतन दिया जाता है। महान्यायवादी का वेतन डिसाइड कौन करता है? राष्ट्रपति इसका वेतन तय करता है। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की बैठकों में, कार्यवाहियों में हिस्सा ले सकता है। ये अधिकार बच्चों उसको अनुच्छेद 88 में मिला हुआ है। आशा करते हैं महान्यायवादी के बारे में लगभग मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद परिंद काम करता है। परंपरा यह है कि जब सरकार बदलती है तब महान्यायवादी को बदल दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सुन पाए हैं सारी बातें और उसको लिख लेंगे भी। दोहरा लीजिएगा, वीडियो को रोकिएगा, दोबारा सारी बातें सुनिएगा और वीडियो रोक रोक कर उसको लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं। लिखा हुआ है कि
किस देश की राइसटेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकश्व अधिकार का मतलब जो है ना एकाधिकार यानी कि मोनोपोली, या फिर उसका क्या बोलते हैं उसको अ, क्या बोलते हैं उसको एकाधिकार यानी मोनोपोली लेने का प्रयास किया था। कौन सी कंपनी यानी अमेरिका की, यानी सॉरी अमेरिका नहीं, ये क्या लिखा है यूनाइटेड किंगडम, ये है अमेरिका सी नंबर पर। तो अमेरिका की राइसटेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकश्व अधिकार लेने का प्रयास किया था, एकाधिकार करने का बासमती चावल प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ था। इस चीज को ध्यान रखेंगे, बासमती चावल पर अमेरिका की राइसटेक कंपनी ने एकाधिकार लेने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत का संविधान माने कि मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया? रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, या फिर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, यानी के एम मुंशी यहां पर लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कैलीग्राफर, यानी कैलीग्राफर किसको बोलते हैं? सुलेखक। तो संविधान के सुलेखक कौन है? संविधान के सुलेखक के विषय में नाम आता है यहाँ पर किसका? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने संविधान के लेखन का काम किया था। मूल रूप भारत का जो मूल रूप संविधान है वो बच्चों किस भाषा में लिखा गया था? ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अंग्रेजी भाषा में उसको लिखने का काम किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। बात आती है बच्चों संविधान का जो हिंदी अनुवाद है, संविधान का जो हिंदी संस्करण है, जो हिंदी वर्जन है, वो किसने लिखा था? तो वो भी नाम बच्चों आपको याद होना चाहिए। संविधान का जो हिंदी संस्करण है, जो उसका जो अनुवाद है, वो किया था वसंत कृष्ण वैद्य ने। वो किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य ने संविधान का हिंदी अनुवाद किया था, जो कि मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। लिखा किसने था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान का जो सौंदर्यीकरण है बच्चों, इसके विषय में पूछ लिया जाता है कि संविधान का जो सौंदर्यीकरण है, यानी उसमें सजावट का काम किसने किया? संविधान में सजावट का काम करने वाले दो व्यक्ति हैं। नाम हम देखते हैं नंदलाल बोस, और बच्चों एक नाम होता है राम मनोहर ब्यूहा, या फिर राम मनोहर ही लिखकर आप देख लीजिएगा। राम मनोहर और नंदलाल बोस, इन दो व्यक्तियों ने उस पर जो है चित्रकारी वगैरह या फिर उसको डेकोरेट करने का काम किया था। ठीक है, संविधान में जैसे आप देखते हो ना कि अगर मूल कॉपी और उसकी आप गूगल पर करिएगा, संविधान की मूल जो प्रतियां हैं उसके जो चित्र हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे जो पहला पेज मिलता है वो राम दरबार का चित्र वहां पर लिखा है, संविधान के प्रथम पृष्ठ पर राम दरबार का चित्र बना हुआ है। जैसे अगर आप मौलिक अधिकार वाला पृष्ठ खोलेंगे तो मौलिक अधिकारों वाले पृष्ठ में आप देखना ऊपर रथ बना है, और रथ में देखोगे आप राम भगवान बैठे हैं, पताका लगी हुई है, पीछे सीता जी भी, लक्ष्मण जी हैं, राम लक्ष्मण सीता, यानी वो मौलिक अधिकार। यानी कि आप एक मैसेज देखिएगा भाई साहब, एक मैसेज देखिएगा। और जो लोग संविधान को या फिर इन चीजों को, राम को, इन चीजों को धर्म से तौलते हैं, वो जो है ना उनकी सोच बहुत ही छोटी, संकुचित, संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं। संविधान बनाने वालों ने क्या दिखाया है? मौलिक अधिकारों के पृष्ठ पर राम सीता लक्ष्मण की फोटो क्यों इसलिए लगाया है? इसमें दिखाया गया है कि रथ पर राम है, राम के पीछे तुरंत क्या है? सीता जी हैं। यानी कि महिलाएं जो है ना अधिकारों के मामलों में पुरुषों के बराबर हैं। इस चीज को ध्यान रखना। हमारा संविधान कहता है कि जो है बराबर है, और लिखा भी है बराबरी का अधिकार होगा सभी को। ठीक है, लिंग जाति धर्म अनुसार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इस चीज को जो है ना रामकृष्ण सीता जी को वहां पर दिखाया गया है। तो ये अपने आप में एक जो है एक व्यापक दृष्टि, यानी कि देखने का जो है हमारा जो दृष्टिकोण है, जो हमारा जो सिनेरियो है ना, वो अच्छा होना चाहिए। अभी लोग क्या है ना कि धर्म के चक्कर में जो है मरे लड़े जा रहे हैं, एक से एक पागल लोग होते हैं। खैर हटाओ, छोड़ो उसको। तो ध्यान रखना है कि मूल रूप से संविधान को लिखने वाले कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी अनुवाद किया वसंत कृष्ण वैद्य ने। सौंदर्यीकरण किया नंदलाल बोस और राम मनोहर ब्यूहा ने। मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का अंतिम प्रश्न, यानी कि 38वां नंबर क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे? तो हम आपको बताएं, महात्मा गांधी जा रहे थे, दिन था भैया 7 जून और साल था भैया 1893, 1893। महात्मा गांधी जी जो है वो जा रहे थे डरबन से प्रेटोरिया। कहां जा रहे हैं? डरबन से प्रेटोरिया। और आप सभी जानते हैं इस समय महात्मा गांधी जी कहां गए, कहां थे? इस समय महात्मा गांधी गए थे एक भारतीय व्यापारी मुसलमान दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, क्योंकि भारत में उनकी वकालत बहुत ज्यादा अच्छी चल नहीं रही।
गांधी जो है 1889 1889 में गांधी 1889 में गए थे इंग्लैंड, बैरिस्ट्री वहां पर पास की, बैरिस्टर बने, वकालत की पढ़ाई करी और फिर 1892 में 1892 में वो भारत वापस आए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर वकालत करना शुरू किया राजकोट और क्या बोलते हैं ये आपका जो है क्या बोलते हैं जहां पोरबंदर पोरबंदर जहां उनका जन्म हुआ था, पोरबंदर और राजकोट यानी बॉम्बे आदि जगहों पर उन्होंने वकालत करना शुरू किया। गांधी की वकालत लेकिन उस समय चल नहीं रही थी, तो गांधी को एक अवसर मिला, मौका मिला साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जाने का। गांधी अपने एक मित्र व्यापारी मुसलमान दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने अफ्रीका वहां पर गए थे, प्रिटोरिया। तो डरबन से प्रिटोरिया वहां पर जा रहे थे। रास्ते में बच्चों एक स्टेशन पड़ा सेंट पीटर्सबर्ग, रास्ते में एक स्टेशन पड़ा सेंट पीटर्सबर्ग। और इस ट्रेन में गांधी जी जो ना फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे, किसमें? प्रथम श्रेणी कोच में, फर्स्ट क्लास ट्रेन में, यानी कि ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में गांधी यात्रा कर रहे हैं। लेकिन गांधी को पता नहीं था, गांधी बढ़िया आराम से सूट बूट टाई बेल्ट बढ़िया लगाकर जो है यात्रा कर रहे थे, बढ़िया आराम से जा रहे हैं। लेकिन पता चला कि गांधी को सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन बीच में ही उतार कर फेंक दिया गया। उतारा नहीं गया बच्चों, ध्यान रखा जाता है, उतार कर फेंक दिया गया था, धक्का मारकर, फोटो आपको मिल जाएगी गूगल पर। उनको फेंक दिया गया, प्लेटफॉर्म पर ऐसे गिर पड़ते हैं। तो किस लिए? रंग भेदभाव, क्योंकि काले लोगों को, ब्लैक इंडियंस को अलाउ नहीं था फर्स्ट क्लास में जर्नी करने का, ट्रेवल करने का अधिकार फर्स्ट क्लास इंडियंस को नहीं था अफ्रीका में। रंग भेदी कानून वहां पर चल रहे थे। ये चीज गांधी को बहुत बुरी लगती है, गांधी इससे हर्ट होते हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया, जो कि हमने बताया आपको। तो ये गांधी का टर्निंग पॉइंट था, जो ये ट्रेल जर्नी है, ये गांधी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। गांधी ने यहीं से प्रेरणा ले ली और कहा कि अब वो क्या करेंगे, रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और 1894 में ही इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में कर दी। कौन सी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी ने 1894 में अफ्रीका में कर दी है। इसलिए रंग विरोधी भेदभाव के खिलाफ, ठीक है, रंग विरोधी कानूनों के खिलाफ, जो रंग के हिसाब पर भेदभाव होता था। फिर गांधी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी वहां पर, इसी के चलते। और आप जानते हैं फिर आगे चलकर 1906 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कर देते हैं। गांधी 1909 में अफ्रीका में रहकर हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखते हैं, जिसमें उन्होंने पश्चिमी मूल्यों की आलोचना की और भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने का सुझाव गांधी ने अपने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक में 1909 में दिया था। ठीक है, गांधी इसके बाद अफ्रीका में ये सारी चीजें करते हैं। गांधी ने 1906 में एक कानून चल रहा था अफ्रीका में, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके विरोध में गांधी ने वहां पर आंदोलन किया और कहा जाता है वो गांधी का पहला जो आंदोलन था, या गांधी का कहा जाता है कि जो पहली हड़ताल है वो वहीं से मानी जाती है 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या था? तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था वो क्या करता था, भारतीयों को हर समय अपने पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखने का अधिकार देते, मतलब कि उसको अनुमति आज्ञा दी जाती थी। तो इन सभी के चलते गांधी का ये हमने आपको अफ्रीका की जर्नी सुनाई। और फिर सभी जानते हैं 1915 में 9 जनवरी को गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आते हैं, बंबई में उतरते हैं बंदरगाह पर। उसके आगे कहानी आप पढ़िएगा, सारा सब कुछ आप जानते हो। फिलहाल इसका आंसर ए था। और आज का आखिरी क्वेश्चन था। और हम लोग इसी प्रकार से अगले सॉल्व पेपर, अगले प्रैक्टिस सेट पर आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा रहा, कितना हेल्पफुल रहा और हम क्या सुझाव करने चाहिए इसमें से। और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगले वीडियो में हम सारे के आंसर देंगे। लाइक और वीडियो शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। संस्था का सपोर्ट करते रहिएगा, संस्था इसी तरह से आपका सपोर्ट करते है कि हर परीक्षा, राज्य स्तर की हर परीक्षा को हम कवर कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।